क्या दोस्तों आपको पता है 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम क्या रखी गई है? दुनिया के सबसे अमीर शख्स कौन बन गए हैं? और हाल ही में टेस्ट मैच में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 9 जनवरी 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखे। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम क्या रखी गई है? लेकिन सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए कि प्रति वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया कब जाता है? दोस्तों 9 जनवरी को। 9 जनवरी आज ही है और आज ही हम प्रवासी भारतीय दिवस मना रहे हैं। और इस साल के यह 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम रखी गई है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। क्या थीम है? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। और जब प्रवासी भारतीय दिवस की बात करते हैं तो इनसे जुड़े हुए बहुत से क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। वो सभी क्वेश्चन के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आज ही 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। यानी कि आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और तीसरा क्वेश्चन कौन सा बन सकता है? 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का मुख्य क्या विषय है? जो मैंने आपको क्वेश्चन में बताया, थीम रखी गई है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। और प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में प्रमुख संबोधन किसने दिया है? तो इस सम्मेलन में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। कौन? सूरीनाम देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने यह प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में प्रमुख संबोधन दिया। और प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के समापन सत्र को किसने संबोधित किया? तो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। और प्रवासी भारतीय दिवस भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। और यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, 9 जनवरी 2021 को हम 16वां प्रवासी भारतीय दिवस मना रहे हैं आज ही के दिन। और थीम क्या रखी गई है? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। और इनसे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? एक दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए कि आखिरकार 9 जनवरी को ही क्यों प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है? उसका सही आंसर है महात्मा गांधी 22 साल बाद दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौट आए थे और इसीलिए यह दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और यह दिवस मनाने की शुरुआत किसने की थी? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह दिवस मनाने की शुरुआत की थी। प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किए जाने का सुझाव किसने दिया था? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का सुझाव दिया था प्रसिद्ध न्यायविद डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता वाली समिति ने। इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता वाली समिति ने यह दिवस मनाने का सुझाव दिया था। और प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कब से किया जा रहा है? 2003 से। और 2003 में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। और 15वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन यानी कि पिछले साल की बात करें तो 15वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2019 का आयोजन कब और कहां किया गया था? तो 21 से 23 जनवरी 2019 के मध्य वाराणसी बोले तो उत्तर प्रदेश में यह आयोजन किया गया था। और 15वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2019 का मुख्य विषय क्या था? नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका। नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका, जो 2019 के यह महत्वपूर्ण दिवस की थीम थी। और जनवरी के यह महत्वपूर्ण दिवस की बात करते हैं
तो सबसे पहले आया 4 जनवरी। 4 जनवरी को हमने लुई ब्रेल दिवस मनाया। और उनके बाद आया 6 जनवरी। 6 जनवरी को महाराष्ट्र पत्रकार दिवस मनाया गया, जो मैंने आपको बताया था। और उसके बाद आज है 9 जनवरी, और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, इसी तरह आपको कैसी इंफॉर्मेशन लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। चलिए दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे शब्द अनुभव मंडप के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? हाल ही में सुर्खियों में आया है यह शब्द अनुभव मंडप, और अनुभव मंडप के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही अर्थ होता है विश्व की पहली संसद। जी हां, विश्व की पहली संसद बोले तो अनुभव मंडप। और हाल ही में यह क्वेश्चन सुर्खियों में क्यों आया? कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बसव कल्याण में, कहां पर? बसव कल्याण में न्यू अनुभव मंडप की आधारशिला रखी है। यह वह स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के कवि एवं दार्शनिक बसवेश्वरा ने अपने जीवन का अधिकांश समय बिताया था। और गुरु बसवेश्वरा ने अनुभव मंडप की स्थापना की, जो कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा के लिए सामान्य मंच था। और इस प्रकार इसे भारत की पहली संसद माना जाता है। किसे? अनुभव मंडप को। और न्यू अनुभव मंडप की आधारशिला रखी है BS येडियुरप्पा ने। अनुभव मंडप का निर्माण वास्तुकला की किस शैली में किया जाएगा? कल्याण चालुक्य शैली में यह न्यू अनुभव मंडप का निर्माण किया जाएगा। और 770 स्तंभों द्वारा समर्थित इस भव्य संरचना में 770 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक सभागार भी बनाया जाएगा। दोस्तों, यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और अनुभव मंडप के शीर्ष पर क्या स्थापित किया जाएगा? तो एक विशाल शिवलिंग स्थापित किया जाएगा अनुभव मंडप के शीर्ष पर। और बासवन्ना जयंती किसके जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो संत बासवन्ना यानी कि भगवान बसवेश्वर की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यह बासवन्ना जयंती मनाया जाता है। और गुरु बसवेश्वर का जन्म कहां हुआ था? जन्म 1131 में बागेवाड़ी। और बागेवाड़ी बोले तो कर्नाटक के अविभाजित बीजापुर जिले में स्थित है यह बागेवाड़ी। वहां पर गुरु बसवेश्वर का जन्म हुआ था। और गुरु बसवेश्वरा को किस संप्रदाय का संस्थापक भी माना जाता है? तो गुरु बसवेश्वरा ने लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की थी। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं एलन मस्क। और एलन मस्क ने किसको पीछे छोड़ दिया है? जेफ बेसोस, बोले तो अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेसोस को पीछे छोड़ते हुए एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एलन मस्क। और एलन मस्क किसके संस्थापक है? तो याद रखो, एक निजी अंतरिक्ष कंपनी जिसका नाम है एरोस्पेस और टेस्ला के संस्थापक है एलन मस्क। वो बन गए हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। और एलन मस्क ने किसको पीछे छोड़ा? अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी के अमेजॉन के प्रमुख जेफ बेसोस को पीछे छोड़ दिया है। और यहां एक शब्द आया टेस्ला। तो यह टेस्ला क्या है? इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी है। किसकी कंपनी है? एलन मस्क की। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी यानी कि टेस्ला। और दुनिया भर के अमीरों की सूची में प्रतिदिन के हिसाब से कौन जारी आंकड़े रजू करता है? तो याद रखो, दुनिया के अमीरों की सूची प्रतिदिन प्रकाशित करता है ब्लूमबर्ग। यानी कि यह क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। और ब्लूमबर्ग के अनुसार एलन मस्क ब्लूमबर्ग की दुनिया के सबसे अमीर यानी कि 500 व्यक्तियों की सूची में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। और एलन मस्क का जन्म कहां हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। एलन मस्क की वर्तमान संपत्ति कितनी है? तो 188.5 अरब डॉलर। जेफ बेसोस के मुकाबले 1.5 अरब डॉलर अधिक। तो जेफ बेसोस की कुल संपत्ति कितनी है? 187 अरब डॉलर। यानी कि 187 और 188.5 यानी कि 1.5 अरब डॉलर अधिक है यह एलन मस्क की संपत्ति।
जेफ बेसोस किस अंतरिक्ष कंपनी के मालिक है? ब्लू ओरिजिन LLC के मालिक है। और यदि बेसोस का तलाक नहीं हुआ होता तो वह अभी भी मस्क से काफी आगे होते। तलाक के बाद उन्हें अपनी पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट संपत्ति का बड़ा हिस्सा दिया तो दिल खोलकर उन्होंने दान भी किया और इसीलिए वो दूसरे स्थान पर है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। 26वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां शुरू हुआ? 26वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है कोलकाता में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोलकाता। और यहां पर पढ़ सकते हैं कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और यह 26वां संस्करण है वो आयोजित हुआ है कोलकाता में। और अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 26वां संस्करण पिछले वर्ष 5 से 12 नवंबर तक आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसकी तारीख में परिवर्तन करना पड़ा था। और यहां आप इस इमेज को पढ़िए, यह है 26वां कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और आयोजित किया जा रहा है 8 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2021 तक, यानी कि पूरे एक सप्ताह तक यह फेस्टिवल चलने वाला है। और अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फेस्टिवल का उद्घाटन किया। और कोविड महामारी के मद्देनजर इस वर्ष सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम को छोटे पैमाने पर ही आयोजित किया जा रहा है। और जब आयोजित किया जा रहा है कोलकाता में, तो कोलकाता से जुड़े हुए इतने फैक्ट आपको अक्सर याद रखने चाहिए। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और कोलकाता को पूर्व का नाम क्या था? कलकत्ता। और हुगली नदी के बाएं किनारे पर स्थित है कोलकाता, भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर तथा 5वां सबसे बड़ा बंदरगाह भी है यह कोलकाता। इस शहर की पहचान महलों का शहर, पूरब का मोती इत्यादि के रूप में की जाती है। और ब्रिटिश शासन के दौरान जब कोलकाता एकीकृत भारत की राजधानी हुआ करता था, यानी कि ब्रिटिश शासन काल में कोलकाता हमारे भारत देश की कैपिटल हुआ करता था। 5वां क्वेश्चन, अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी किसको नियुक्त किया गया है? अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी हमारे भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति जिसका नाम है डॉक्टर राज अय्यर। डॉक्टर राज अय्यर बन गए हैं अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्टर राज अय्यर। भारतीय मूल के डॉक्टर राज अय्यर अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय में यह शीर्ष पदों में से एक है और 3 सितारा वर्दी भी दी जाती है। यानी कि डॉक्टर राज अय्यर काफी अहम मुकाम पर पहुंच गए हैं। वो जब पढ़ाई करते थे दोस्तों, तब हमारे भारत देश में से जब वो अमेरिका पढ़ने के लिए गए, लेकिन उनके पास सिर्फ एक टर्म की ही फीस थी और एक टर्म की फीस भरने के बाद उन्होंने स्कॉलरशिप पाली और बाद में उन्होंने अभ्यास पूर्ण किया और एक गरीब व्यक्ति अब बन गए हैं उच्च स्थान के नवाज। तो डॉक्टर राज अय्यर मूल रूप से तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के रहने वाले हैं। उन्होंने त्रिची के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से स्नातक किया और आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। 6ठा क्वेश्चन, बेंगलुरु में कृषि संजीवनी वैन का शुभारंभ किसने किया है? बेंगलुरु में कृषि संजीवनी वैन का शुभारंभ किया है BS येडियुरप्पा ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, BS येडियुरप्पा। और BS येडियुरप्पा बोले तो कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री और वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। और इस अवसर पर कितनी कृषि संजीवनी वैन खेतों के लिए रवाना की गई? तो यह मुख्यमंत्री ने 40 वैन को रवाना किया है और भविष्य में राज्य के जिलों में प्रत्येक किसान सहायता केंद्र के लिए ऐसी एक वैन उपलब्ध कराने का कृषि विभाग का प्रस्ताव भी है। और कृषि संजीवनी वाहन किस तरह की किसानों की सहायता करेगी? तो याद रखो, किसानों की कृषि जमीन पर जाकर उनकी जमीन का जांच करने के बाद समस्या का समाधान देगी। और इस कार्यक्रम को किस योजना के तहत केंद्रीय सहायता के साथ जारी किया जा रहा है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत केंद्रीय सहायता के साथ इस योजना को जारी किया गया है। और जब बात करते हैं दोस्तों बेंगलुरु की, तो बेंगलुरु बोले तो कर्नाटक की राजधानी और पुराणों में इस स्थान को कल्याणपुरी या कल्याण नगर के नाम से भी जाना जाता था। किसको? बेंगलुरु का प्राचीन नाम है कल्याणपुर या तो कल्याण नगर।
और इसे भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। किसको? बेंगलुरु को। और बेंगलुरु पैलेस इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, तो यह बेंगलुरु पैलेस बेंगलुरु के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और इस महल की वास्तुकला तुदोर शैली पर आधारित है। इस महल की जो वास्तुकला है वो तुदोर शैली पर आधारित है। और बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी है। 7वां क्वेश्चन, भारत द्वारा वित्त पोषित एक निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा किस देश में कोविड-19 के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? भारत देश के द्वारा वित्त पोषित है यह सेवा, यानी कि निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा। और यहां दोस्तों यह सेवा के द्वारा कोविड-19 के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है यह एम्बुलेंस, और कंट्री का नाम है श्रीलंका। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्रीलंका। भारत ने श्रीलंका को सुवासेरिया, यहां पर लिखा है दोस्तों यह सुवासेरिया, जिसका मीनिंग होता है अच्छे स्वास्थ्य के लिए वाहन या यात्रा। तो सुवासेरिया सेवा के लिए 7.56 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान प्रदान किया था भारत ने श्रीलंका को। और श्रीलंका में सुवासेरिया की शुरुआत कब पायलट आधार पर की गई थी? वर्ष 2016 में। और बाद में भारत से प्राप्त अतिरिक्त अनुदान के साथ इसका विस्तार पूरे देश में किया गया है, यानी कि श्रीलंका में। और जब बात करते हैं दोस्तों श्रीलंका की, तो भारत और श्रीलंका सार्क और बिम्स्टेक के सदस्य है और सार्क देशों में भारत का व्यापार श्रीलंका के साथ सबसे अधिक है। तो यहां हमें सार्क का पूरा नाम क्या होता है वो भी याद रखना चाहिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और सार्क समूह में कौन कौन शामिल है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, यह देशों के समूह से बनता है यह सार्क समूह। और बिम्स्टेक के बारे में आपको आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। दोनों देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति और संयुक्त नौसेना अभ्यास स्लिनेक्स का आयोजन किया जाता है। तो यह क्वेश्चन भी हमें याद रखने चाहिए कि मित्र शक्ति नामक जो सैन्य अभ्यास है वो भारत किस देश की सेनाओं के साथ मिलकर आयोजित करता है? तो श्रीलंका। और हमारे और श्रीलंका के बीच जो नौसैनिक अभ्यास हाल ही में जो आयोजित हुआ था इसका नाम है स्लिनेक्स। और श्रीलंका की बात करते हैं तो आप मैप में देखिए, यहां है दोस्तों तमिलनाडु और यह है श्रीलंका। तो हमारे तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच यह गल्फ ऑफ मन्नार और यह है पाक स्ट्रेट। क्या? पाक स्ट्रेट। और श्रीलंका की दो कैपिटल है, एक है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे और दूसरी है कोलंबो। कोलंबो श्रीलंका की कॉमर्शियल कैपिटल, तो श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे श्रीलंका की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। और श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? महिंदा राजपक्षे। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? गोटाबया राजपक्षे, दोनों भाई। और श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। और भारत से श्रीलंका देश की दूरी महज 31 किलोमीटर है। कितनी? यह दूरी महज 31 किलोमीटर की है। 8वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा को किस देश के संविधान की तर्ज पर अपनाया गया है? हमारे भारतीय संविधान में यह न्यायिक समीक्षा को अमेरिका देश के संविधान के तर्ज पर अपनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। लेकिन यह क्वेश्चन सुर्खियों में क्यों आया? हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा परियोजना, इमेज में देख सकते हैं हमारा यह नया संसद भवन, बोले तो सेंट्रल विस्टा परियोजना को ऐसी विशिष्ट परियोजना मानने से इनकार कर दिया जिसके लिए बृहत्तर या व्यापक न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता हो। और नई दिल्ली की सेंट्रल विस्टा परियोजना में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उत्तर और दक्षिण ब्लॉक, इंडिया गेट, राष्ट्रीय अभिलेखागार शामिल है। और अनुच्छेद 372(1) अनुसार हमारे संविधान की बात करते हैं, हमारे संविधान के अनुच्छेद 372(1) अनुसार यह अनुच्छेद भारतीय संविधान के लागू होने से पूर्व बनाए गए किसी कानून की न्यायिक समीक्षा से संबंधित प्रावधान करता है। तो यह हाल ही में यह न्यायिक समीक्षा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन यह अनुच्छेद से भी जुड़ा हुआ है, वो आपको याद रखना है। और भारत के संविधान की बात करें तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें लगभग 1,45,000 शब्द है, जो इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सक्रिय संविधान बनाता है। वर्तमान में इसमें एक प्रस्तावना, 12 अनुसूचियों के साथ 25 भाग, 5 परिशिष्ट,
448 अनुच्छेद और 101 संशोधन किए गए हैं अब तक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और हमारे संविधान में किन देशों से क्या लिया गया है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। तो हमारे संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदन। दोस्तों यहां कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो भी मैं आपको सामने रखने का प्रयास करता हूं। आयरलैंड से हमने लिए हैं हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान। तो जर्मनी से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियां किस देश के संविधान से हमने ली है? जर्मनी देश के संविधान से। तो कनाडा देश के संविधान से संघात्मक विशेषताएं ली। अफ्रीका देश के साउथ अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया है। सोवियत संघ पूर्व से हमने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया। तो जापान देश के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जिक्र किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और फ्रांस की बात करें तो हमारे यह जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसकी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्श को हमने यहां फ्रांस से लिया है। ओके, नवा क्वेश्चन, लोहड़ी के त्योहार पर किस राज्य में नई फसल की पूजा की जाती है? लोहड़ी का त्योहार हमारे भारत देश में हाल ही में मनाया जाने वाला है और यह लोहड़ी के त्योहार पर पंजाब, कौन सा? पंजाब राज्य में नई फसल की पूजा की जाती है और यह एक प्राचीन परंपरा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पंजाब राज्य। और यह लोहड़ी का त्योहार कब पड़ता है? पोष के अंतिम दिन सूर्यास्त के बाद यानी कि माघ संक्रांति की पहली रात को लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। और यह पर्व मकर संक्रांति से ठीक पहले आता है और पंजाब और हरियाणा के लोग इसे बड़ी धामधूम से मनाते भी हैं। और पारंपरिक तौर पर लोहड़ी फसल की बुआई और उसकी कटाई से जुड़ा एक विशेष त्योहार है। हमारे भारत देश में बहुत से ऐसे त्योहार हैं जो फसल की बुआई और कटाई से जुड़े हुए हैं। और इस अवसर पर पंजाब में नई फसल की पूजा करने की भी परंपरा है। यहां से यह क्वेश्चन मैंने सेट किया था। और इस दिन चौराहों पर लोहड़ी जलाई जाती है। इमेज में देख सकते हैं इस तरह की लोहड़ी जलाई जाती है। और इस दिन पुरुष आग के पास भांगड़ा करते हैं। क्या करते हैं? आग के पास बल्ले बल्ले करते हैं। वहीं महिलाएं गिद्दा करती है। इमेज में आप देख सकते हैं महिलाएं गिद्दा करती है और जो पुरुष है वो भांगड़ा करते हैं। और पंजाब की बात करें तो पंजाब बोले तो अन्न का भंडार। और पंजाब राज्य का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को। और पंजाब की कैपिटल का नाम क्या है दोस्तों? चंडीगढ़। और पंजाब का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 5 नदियों का क्षेत्र। और यह 5 नदियां कौन कौन सी? सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। और पंजाब के राज्यपाल है वीपीसी बदनौर। तो पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह। और पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? चंडीगढ़ में। और हाल ही में पंजाब के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? रविशंकर झा, वो पंजाब के वर्तमान चीफ जस्टिस है। और हमारे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने जिक्र किया था कि हाई कोर्ट कहां पर स्थित है और वर्तमान चीफ जस्टिस कौन है, उनके बारे में भी बताना। तो यह हमने शुरू कर दिया है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में शहरी स्थानीय निकायों में सुधार यूएलबी को सफलतापूर्वक लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना? शहरी स्थानीय निकायों में सुधार बोले तो यूएलबी को सफलतापूर्वक लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है तीसरे नंबर का तेलंगाना। यानी कि इनसे पहले मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश ने यह मुकाम हासिल किया था और तेलंगाना बन गया है तीसरा राज्य। तो देखो, तेलंगाना देश का तीसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शहरी स्थानीय निकायों में सुधार यूएलबी को सफलतापूर्वक लागू किया है। और राज्य ने खुले बाजार से ऋण लेकर 2508 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने में सफलता पाई है। और तेलंगाना अब मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के साथ ऐसा सुधार लागू करने वाला राज्यों में शामिल हो गया है तीसरा स्टेट। और जब बात करते हैं तेलंगाना राज्य की तो आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों, तेलंगाना का गठन आंध्र प्रदेश में से हुआ है। और यहां देख सकते हैं तेलंगाना का गठन कब हुआ? 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ। और तेलंगाना की कैपिटल का नाम है हैदराबाद। तेलंगाना की राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन।
और तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन दोस्तों, कल ही मैंने आपको बताया था कि प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, तेलंगाना की हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? हिमा कोहली। इमेज में आप देख सकते हैं। 11वां क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के लिए 28,400 करोड़ रुपए के औद्योगिक विकास पैकेज की घोषणा किसने की है? जम्मू कश्मीर के लिए 28,400 करोड़ रुपए के औद्योगिक विकास पैकेज की घोषणा हाल ही में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बोले तो मनोज सिन्हा ने घोषणा की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मनोज सिन्हा। और पैकेज का उद्देश्य क्या है? मौजूदा औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना, नई इकाइयां स्थापित करना, 4,50,000 रोजगार पैदा करना और कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करना। और यह पैकेज 17 वर्ष यानी कि 2037 तक लागू रहेगा। और जब बात करते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल, जम्मू कश्मीर की विंटर कैपिटल क्या है वो तो मैंने आपको कई बार बताया। यदि आप है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आज मैं कुछ नया लेकर आया हूं। तो जम्मू कश्मीर भांड पाथेर, भांड पाथेर क्या है? कश्मीर का एक प्रमुख लोक नृत्य है। यह कश्मीर का प्रमुख लोक नृत्य है जो कृषक समुदाय से गहराई से जुड़ा है। और राजतरंगिणी तथा नीलतम पुराण नामक 2 प्रामाणिक ग्रंथों में यह आख्यान मिलता है कि कश्मीर की घाटी कभी बहुत बड़ी झील हुआ करती थी। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत फ्रांस वार्षिकी रणनीतिक वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? प्रति वर्ष यह भारत और फ्रांस के बीच वार्षिक रणनीतिक वार्ता का आयोजन किया जाता है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है अजीत डोवाल ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अजीत डोवाल। इमेज में आप देख सकते हैं। भारत और फ्रांस ने दिल्ली में वार्षिक रणनीतिक वार्ता की। इसमें भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने किया, जबकि फ्रांस की ओर से इसमें राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के कूटनीतिक सलाहकार इमानुएल बोन शामिल हुए थे। इमेज में आप देख सकते हैं। और सामरिक मामलों पर हुई पिछली बैठक फरवरी 2020 में पेरिस में आयोजित हुई थी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनकी फ्रांसीसी समकक्ष फ्लोरेंस पार्ली के बीच हुई पिछली बैठक में भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के सभी आयामों की समीक्षा की गई थी। 13वां क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करते हुए अर्धशतक लगाने वाले ऑस्ट्रेलिया के सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए? हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह तीसरा टेस्ट मैच जारी है। और इसी मैच में दोस्तों हाल ही में एक ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज ने डेब्यू किया और उन्होंने अर्धशतक जड़ा। और इस युवा बल्लेबाज का नाम है विल पुकोस्की। क्या नाम है? विल पुकोस्की। और इमेज में आप देख सकते हैं विल पुकोस्की को। भारत के खिलाफ सिडनी टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के 22 वर्षीय युवा बल्लेबाज विल पुकोस्की ने टेस्ट में डेब्यू किया। अपने पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में उन्होंने अर्धशतक लगाया और वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करते हुए अर्धशतक लगाने वाले ऑस्ट्रेलिया के दूसरे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। ना मत भूलिएगा। 14वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा स्वस्थ वायु क्या है? सुर्खियों में रहा यह स्वस्थ वायु एक वेंटिलेटर है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक वेंटिलेटर जिसका नाम है स्वस्थ वायु। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला यानी कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान वेंटिलेटरों की कमी की समस्या से निपटने नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर स्वस्थ वायु बनाया है। तो दोस्तों यह है एक नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर जिसका नाम है स्वस्थ वायु। और इस वेंटिलेटर में है HEPA फिल्टर का भी प्रयोग किया गया है। हेप्पा फिल्टर का प्रयोग किया गया है। और हेप्पा फिल्टर एक ऐसा फिल्टर है जिसमें वायु कणों को साफ करने की अद्भुत क्षमता होती है। 15वां क्वेश्चन, हाल ही में 41वां खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि GCC शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? 41वां खाड़ी सहयोग परिषद शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है अल उला में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अल उला। हाल ही में खाड़ी देशों ने सऊदी अरब के अल उला में आयोजित 41वें खाड़ी सहयोग परिषद शिखर सम्मेलन में
एकजुटता और स्थिरता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इसीलिए यह क्वेश्चन सुर्खियों में आया। और बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य है। ओके, और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए यानी कि फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? यह तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है नर्मदा रिवर पर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था नर्मदा। हमारे बहुत से सब्सक्राइबर फ्रेंड ने इसका सही आंसर दिया है, लेकिन इनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा। वो है रिपल पटेल, विनोद कश्यप, टेक्निकल गारिया अमित और विक्रम सी दरबार। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। परमार शैलेश जे, राजेश कुमार, ब्रिजराज सिंह वाला, प्रतीक परमार, सोलंकी परेश कुमार और अमर वसावा, इन सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। हाल ही में न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? और वो उस हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी है और वो पहली महिला भी है। दोस्तों, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और आंसर की हिंट आपको इस वीडियो में ही मिल गई है, तो आंसर तो पता ही होगा। आंसर लिखना मत भूलिएगा। और वीडियो वाकई में अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। लगभग 4.5-5 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद जब यह वीडियो बनकर तैयार होता है, तो उनके बदले में मैं आपसे एक छोटी सी उम्मीद रखता हूं। इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। कल मिलेंगे एक नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।